हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डेंसिटी और डेंसिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस चैप्टर में उसको हम पढ़ेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो डेंसिटी हमें पता है, सिंपल से सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, हमेशा से हम पढ़ते हुए हैं। तो उसके अलावा, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम जो डेंसिटी सिंपल जो हम पढ़ते हैं, उसके अलावा क्या क्या चीज़ हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे वो हमें देखनी है। नहीं तो पहले तो हम बात कर लेते हैं, जो आज तक हम डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम पढ़ते हैं एक्चुअल में है क्या। वो जो डेंसिटी हम पढ़ते हैं उसको हमेशा एक्चुअल में बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज मास ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना कोई भी सब्सटेंस मास ऑक्यूपाइड कर रहा है उससे हमें क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट डेंसिटी। जिसे सिंपल, ठीक है, जिसे सिंपल हम जनरली क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। फिर एब्सोल्यूट डेंसिटी कैलकुलेटेड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो किसी के लिए भी, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए, किसी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आज तक हम पढ़ते हुए हैं वो एक्चुअल में है क्या? एब्सोल्यूट डेंसिटी। और इसको फॉर्मूले के फॉर्म में हम इसी तरीके से लिखते हैं, या मैंने एब्सोल्यूट डेंसिटी और ब्रैकेट में ए डी लिखा है शॉर्ट में। और डेंसिटी क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो ये तो हुआ सिंपल सा एब्सोल्यूट डेंसिटी जो हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे, जो इसकी यूनिट है एमकेएस के अंदर, इसकी जो यूनिट है एमकेएस के अंदर वो है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। एमकेएस के अंदर हमें पता है मास की यूनिट है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर आपने यूनिट एंड डायमेंशंस में पढ़े होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि फिजिक्स में कॉमन हो जाता है, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि जो मास की ऐसा यूनिट है वो केजी होती है, और वॉल्यूम, ठीक है, एमकेएस के अंदर वॉल्यूम मीटर क्यूब के अंदर लेटेड, ठीक है। सीजीएस में बात करेंगे तो वही केजी को ग्राम में ले लेते हैं और सेंटीमीटर क्यूब में आता है। और इसको क्या लिख सकते हैं इसकी यूनिट को? ग्राम पर एमएल भी, ठीक है, क्योंकि एक एमएल, ठीक है, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यूनिट कन्वर्जन वगैरह थोड़ा फिजिक्स में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, सेम ही चीज़ है। नहीं अब आ जाओ, बात करते हैं हम सेकंड जो डेंसिटी होती है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और नाम रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब ही होता है किसी के रिलेट में, किसी को रिलेट करते हुए या किसी दूसरे कंपाउंड के रेस्पेक्ट में हम उसकी डेंसिटी को क्या करें? मेजर करें। तो हम उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ हमने बोला जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती वो भले सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। एब्सोल्यूट डेंसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस फेस में। बस हमें उस जो भी वॉल्यूम हमें दे रहेगा उस वॉल्यूम में उस जो भी सॉलिड, लिक्विड या गैस उसका हमें क्या पता होना चाहिए? मास पता होना चाहिए। और उससे हम उसकी क्या कैलकुलेट कर लेंगे? एब्सोल्यूट डेंसिटी। लेकिन जब हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो हमें फेस का पता होना चाहिए। अगर सॉलिड और लिक्विड है तब एक अलग उसको नाम दिया जाता है और एक अलग तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे, और अगर गैस है तो उसको अलग तरीके से नाम दिया जाएगा और उसको कैलकुलेट भी करने का तरीका अलग होगा। तो हम पहले बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? रिलेटिव डेंसिटी की। तो रिलेटिव डेंसिटी हमेशा, फिर से बोल रहा हूँ, रिलेटिव डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी में सिंपल सा जो डिफरेंस है वो ये है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब नाम ही हमें बता रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का जो हम डेंसिटी निकाल रहे हैं तो उसका उस जो भी हमें गिवन वॉल्यूम में जो मास दे रखा है उसका रेशियो हम निकालते हैं मास अपन वॉल्यूम का, वो डेंसिटी बता देता है। और रिलेटिव डेंसिटी मतलब हम किसी को रिलेट करते हुए या किसी के रेस्पेक्ट में, दूसरे कंपाउंड के रेस्पेक्ट में हम उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या वो देख लेते हैं। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, relative density for solid and liquid is defined as the ratio of density of substance 1 to the density of substance 2। अब यहाँ पर, ठीक है, हर जगह मैंने substance 1 और substance 2 लिखा है, तो substance 1 और substance 2 का मतलब कोई फिक्स substance नहीं है। substance 1 का मतलब मेरा है न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं और substance 2 का मतलब है मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सटेंस 1 वो सब्सटेंस है जिसकी मुझे रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सब्सटेंस 2 वो सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी
जिसके रेस्पेक्ट में मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देता हूँ मुझे इस पेन की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, किसके रेस्पेक्ट में, इस पेपर के रेस्पेक्ट में। तो जो रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो सब्सटेंस 1 हो गया मेरा क्या, पेन, और किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है, इस पेपर के, तो वो मेरा हो गया सब्सटेंस 2। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि रिलेटिव डेंसिटी हम जो कैलकुलेट करते हैं किसी की भी, वो किसी दूसरे सब्सटेंस के हमेशा रेस्पेक्ट में करते हैं। वो हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव में हमें वो कैलकुलेट करनी है। तो वही लिखा है, रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। तो ये सिंपल सा क्या है, दो सब्सटेंस के डेंसिटी का रेशियो है। जिस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है उसे न्यूमरेटर में ऊपर लिखना है, और जिस सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसकी डेंसिटी को हम डिनोमिनेटर में नीचे लिखना है। ठीक है, तो वही सिंपल सा लिखा हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1। जिस भी सब्सटेंस की, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं चाहो तो, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1। ठीक है, इस तरीके भी हम लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। ठीक है, जिस भी सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, हमें गिवन होगा या हमें निकालना होगा तो हमें पता होगा किस सब्सटेंस की हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से कॉपी करें, फिर इसको हम, ठीक है, आगे देखते हैं इसको। फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, जो अभी मैं कह रहा था कि किसी भी सब्सटेंस की हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो एक सब्सटेंस की डेंसिटी ऑलवेज दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में निकाला जाती है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अनदर सब्सटेंस इज नॉट गिवन। अनदर सब्सटेंस से मेरा मतलब है जिस भी सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में हमें निकालनी है, जो हमने सब्सटेंस 2 या डिनोमिनेटर में जो लिख रखा है, अगर वो सब्सटेंस हमें गिवन नहीं दे रखा है, अगर उस सब्सटेंस के बारे में हमें नहीं कहा गया है कि इसके रेस्पेक्ट में निकालो, तो बाय डिफॉल्ट हमें एक सब्सटेंस को अज्यूम करना होगा जो कि हमेशा सेकंड सब्सटेंस होगा, जिसके हमें रिलेट में या जिसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना हो, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की कैलकुलेट करनी हो। तो वही लिखा है, इफ अनदर सब्सटेंस इज नॉट गिवन देन इट इज अज्यूम दैट द अनदर सब्सटेंस इज वाटर। ठीक है, तो वो जो जिस भी सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में हमें निकालना अगर गिवन नहीं है तो सब्सटेंस 2 बाय डिफॉल्ट हमारे लिए हमेशा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में लिखा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो एक ये नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने हमेशा से सुना होगा कभी ना कभी फिजिक्स वगैरह में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक क्या है, एक रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब दो सब्सटेंस के डेंसिटी का रेशियो है। और अगर सब्सटेंस 2, जिस भी सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में हम एक सब्सटेंस के रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो सब्सटेंस 2 वाटर हो जाता है तो उसको हम स्पेसिफिक एक नाम दे देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो पहले बात करी हमने डेंसिटी, डेंसिटी में एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी और फिर रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में जो हम निकाल रहे हैं और वो सब्सटेंस 2, ठीक है, अगर हमारा वाटर हो जाता है किसी भी और सब्सटेंस को छोड़ के, तो उसको एक स्पेसिफिक हमने नाम दे देते, क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर क्योंकि हमें जब स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना होगा तो वाटर की डेंसिटी लिखनी होगी, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हम क्या लेंगे, 1 ग्राम पर ml लेंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस। एट 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिखा है क्योंकि वाटर की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी और टेम्परेचर चेंज होने से उसकी डेंसिटी भी चेंज होती है। तो वाटर की जो डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। 4 डिग्री सेल्सियस से अबाव जाने पे भी उसकी डेंसिटी रिड्यूस होती है और 4 डिग्री सेल्सियस कम होने पे भी उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है।
अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम डिटेल्ड के अंदर, ठीक है, जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, ठीक है, जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, 4 चैप्टर है जो एनसीईआरटी का, उसके अंदर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी बस इतना समझ लेना कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। तो वाटर की डेंसिटी जो हम लेंगे हमेशा 1 ग्राम पर एम लेंगे, और जनरली आपने सुना भी होगा कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एम होती है, तो वो मैक्सिमम है और कहाँ पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। और अब जो रिलेटिव डेंसिटी, अगर मैं उसको क्या लिखता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लिखता हूँ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्पेसिफिक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस जो भी दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसकी भी हमें, जिस भी सब्सटेंस की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, उस सब्सटेंस की डेंसिटी हमें न्यूमरेटर में लिखनी है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना हमें, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अल्टीमेटली क्या लिखना है हमें, 1 ग्राम पर एम लिखना है। तो उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर आ जाओ, ये बात हमने करी थी, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड के लिए भी और लिक्विड के लिए, रिलेटिव डेंसिटी और सब्सटेंस टू अगर वाटर हो जाएगा तो उसको नाम हम क्या दे देंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब सॉलिड लिक्विड के अलावा सिर्फ हमारे पास क्या बचा, अब गैस। अब गैस में कैसे हम रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करना उसे हम देख लेते हैं। तो फॉर गैसेस के लिए लिखा है, relative density for gases is defined as the ratio of density of any gas to the density of another gas. Relative density of any gas is also known as vapor density. ठीक है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो क्लियरली समझ में आया हो कि रिलेटिव डेंसिटी मतलब वापस वही मतलब है कि किसी भी गैस की जो हमें डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो किसी ना किसी दूसरी गैस के रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो वो गैस हमें गिवन होगी। तो यही वही लिखा है कि रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी गैस टू द डेंसिटी ऑफ अनदर गैस। ठीक है, तो जिस गैस के लिए हमें रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो न्यूमरेटर में जिस गैस के लिए हमें कैलकुलेट करनी है उसकी डेंसिटी लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर में, ठीक है, जिस गैस के रेस्पेक्ट में हमें रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसकी डेंसिटी लिखेंगे। तो सिंपल सा ये भी क्या है, रेशियो ऑफ डेंसिटी है, ठीक है, जिस भी सब्सटेंस के लिए हमें कैलकुलेट करनी है डिवाइडेड बाय जिस सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, वो ध्यान रखना, जिस तरीके से सॉलिड और लिक्विड में रिलेटिव डेंसिटी को, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कब बोला, जब डेंसिटी ऑफ वाटर अगर डिनोमिनेटर में आ जाए या वाटर के रेस्पेक्ट में हमें किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। इसी तरीके से गैस के केस में इसको अलग इसलिए रखा गया है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस को बताने में तो सेम बता सकते हैं क्योंकि है तो ये भी क्या, रेशियो है, दो सब्सटेंस का, दो गैस का डेंसिटी का रेशियो है, लेकिन गैसेस के लिए रिलेटिव डेंसिटी वर्ड यूज नहीं किया जाता है। इसके लिए एक नया वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी, वेपर या गैस फॉर्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गैस के लिए अलग से नाम दिया गया वेपर डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज ऑल्सो नोन एज वेपर डेंसिटी। तो गैसेस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको रिलेटिव डेंसिटी ना लिख के वेपर डेंसिटी वीडी लिखा जाता है। तो यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अनदर गैस। तो जिस भी गैस की हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसको क्या लिखेंगे, उसकी डेंसिटी न्यूमरेटर में, और जिस गैस के रेस्पेक्ट में हमें वो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी है सॉलिड और लिक्विड के केस में, दोनों के केस में, ठीक है, डेंसिटी का रेशियो है। तो जिस कंपाउंड का, जिस सब्सटेंस का तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी निकालना है उसको न्यूमरेटर में, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है डिनोमिनेटर में। अगर जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा है अगर वो नहीं दे रखा है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो वाटर हो जाएगा, और वाटर दे रखा है तो भी वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। गैसेस के केस में रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते हैं, और ये भी डेंसिटी का रेशियो है दो गैसेस का। जिस गैस का हमें रेशियो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना वो न्यूमरेटर में, और जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना वो डिनोमिनेटर में। तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं।
फिर इसी की कंटिन्यू में, वेपर डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर बोथ द गैसेस। इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने बोला वेपर डेंसिटी दो गैसेस के डेंसिटी का रेशियो है, तो दोनों जो गैसेस, जिस गैस का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट किया जा रहा है जो कि न्यूमरेटर में लिखा जा रहा है, और दूसरी गैस जो डिनोमिनेटर में लिखा जा रहा है जिसके रेस्पेक्ट में हम वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी गैस के, दोनों जो गैस है वो उनका जो डेंसिटी है, क्योंकि हमने बोला डेंसिटी टेम्परेचर पे या प्रेशर पे वेरी करता है, तो जो ये गैसेस है इन दोनों की डेंसिटी हम कैलकुलेट कहाँ कर रहे हैं, एक फिक्स्ड या कांस्टेंट या सेम टेम्परेचर पे। अगर मैं बोल रहा हूँ 50 डिग्री पे अगर मैंने सब्सटेंस वन, ठीक है, या न्यूमरेटर वाली गैस की हमने वेपर डेंसिटी हमने मेजर करी है, तो डिनोमिनेटर में जो हमें गैस दे रखी उसका भी हम प्रेशर और टेम्परेचर मान लो 1 atm और 50 डिग्री ही रखेंगे। मतलब दोनों गैसेस के लिए क्या होना चाहिए, सेम प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए, सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, if another gas is not given then it is assumed that the gas is hydrogen, that is H2। सेम जैसे हमने जो रिलेटिव डेंसिटी था सॉलिड लिक्विड के लिए उसमें हमने बोला था अगर हमारे पास सब्सटेंस जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अगर वो गिवन नहीं है कि किसके रेस्पेक्ट में हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है सॉलिड या लिक्विड की, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको क्या मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं। उसी तरीके से गैसेस के केस में अगर हमें कोई सेकंड गैस या जिसके रेस्पेक्ट में हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है अगर वो गैस गिवन नहीं होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उस गैस को क्या मान लेंगे, हाइड्रोजन H2 गैस मान लेंगे। ठीक है, तो पैरेलल थोड़ा सा रिलेट करता हुआ चल रहा हूँ मैं। फिर वही चीज़ मैंने लिखा है, वेपर डेंसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ गैस वन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस वन, ये डेंसिटी ऑफ गैस वन डिवाइडेड बाय मास ऑफ गैस टू अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस टू, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस टू, तो यही होता है। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट m1 अपॉन m2। ये कैसे लिखा है इसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो ये पॉइंट लिखा है इसका ही, ठीक है, इसी का ही बहुत बड़ा यूज़ है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ भी बोलते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, हमने PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस से देखा था, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर सेम है तो गैस कोई सी भी हो, H2 हो, CH4 हो, NH3 हो, O2 हो, ठीक है, HCl हो, कोई सी भी गैस हो, तो हर एक गैस इक्वल वॉल्यूम के अंदर इक्वल मोल्स कंटेन करेगी। अगर 1 लीटर गैस है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, अगर फॉर एग्जांपल मान लो गैस A का 1 लीटर लिया है मैंने, तो 1 लीटर गैस A का अंदर अगर 50 मोल्स है तो 1 लीटर गैस B के अंदर भी 50 मोल्स ही होंगे। तो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उस कंडीशन पे, प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो अगर हमने प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दिया दोनों गैसेस के लिए, जो न्यूमरेटर में लिखा है और डिनोमिनेटर में लिखा है, तो उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि सेम मोल से, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम। तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फिर क्या बचेगा, मास ऑफ गैस वन डिवाइडेड बाय मास ऑफ गैस टू, जिसे मैंने m1 और m2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो वेपर डेंसिटी का इनिशियल फॉर्मूला हमने लिखा था, डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अनदर गैस, उसको मैंने सिंप्लीफाइड करके लिखा है, डेंसिटी ऑफ गैस वन निकालना है तो मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ गैस टू निकालना है तो मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस टू। और यहाँ पर वॉल्यूम से वॉल्यूम इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दोनों गैसेस के क्या होंगे, मोल्स या वॉल्यूम इक्वल होंगे, तो उसको वो क्या कर दिया मैंने, कैंसिल आउट। तो सिर्फ हमारा जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ वो रिड्यूस होकर सिंप्लीफाइड होकर सिर्फ क्या बन गया, m1 अपॉन m2, मतलब मास ऑफ गैस वन जिसका हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है डिवाइडेड बाय मास ऑफ गैस टू जिसकी रेस्पेक्ट में हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट गैस की। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो गया। इसी चीज़ को मैंने नीचे लिख दिया बस, लेट मास ऑफ गैस वन इज इक्वल्स टू m1 एंड मास ऑफ गैस टू इज इक्वल्स टू m2। तो गैस टू, ठीक है, अब वही बात हो रही है जैसे जो सेकंड पॉइंट आपने लिखा, इफ अनदर गैस इज नॉट गिवन देन इट इज अज्यूम दैट द हाइड्रोजन, अगर वो सेकंड गैस हमें गिवन नहीं दे रखी तो बाय डिफॉल्ट हम इसमें क्या मान लेंगे, वो हाइड्रोजन गैस को मान लेंगे। और हमें पता है कि गैस टू इज अगर हाइड्रोजन हो जाए तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, तो 2 एटम हो गए एक मॉलिक्यूल में, तो मास ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 2। तो देन मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा।
और यहाँ पर अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई दूसरी गैस नहीं गिवन दे रखी तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, m1/2 या m/2 भी लिख सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी का और सिंप्लीफाइड फार्मूला हो जाएगा, अगर कोई दूसरी गैस के रेस्पेक्ट में हमें नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सेकंड जो गैस हमारी हाइड्रोजन हो जाएगी, और हाइड्रोजन का मास हमें पता है, हाइड्रोजन गैस का मास H2 का मास 2, तो m/2। तो अल्टीमेटली अगर किसी भी गैस के लिए हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें उस गैस का फिर सिर्फ क्या पता होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर मास, या जो अगर मोनो एटॉमिक है तो अगर क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास। तो उसका मास पता है तो 2 से डिवाइड करो, वेपर डेंसिटी आ जाएगा। अगर कोई गैस गिवन नहीं दे रखी जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, और अगर वो गैस गिवन दे रखी है तो उस सेकंड गैस का भी क्या लिख दो, सिंपली मास। वही चीज़ मैंने लिखी आगे, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ गैस 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस 2 एट constant temperature and pressure. Equal volume of gases consist of equal moles of gases according to Avogadro's law। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, बस यहाँ पे लिख दिया। तो इसी तरीके से वही लिखा है जो भी बता रहा था, अगर हमें गैस टू गिवन नहीं है तो वेपर डेंसिटी को इस तरह भी लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले जल्दी से। तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी m1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और 2 क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर कोई गिवन गैस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई दूसरी गैस गिवन नहीं है तभी 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड नहीं करते। अगर उसमें दे दिया हो कि मीथेन का तुम्हें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू अमोनिया गैस, तो हमें ऊपर मीथेन का मास लिखना होगा और नीचे अमोनिया का मास। और अगर सिर्फ ये लिख देंगे कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, तब हमें कुछ गिवन नहीं दे रखा है तो हम बाय डिफॉल्ट उसको हाइड्रोजन गैस मान लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे जो कि हाइड्रोजन गैस का मास है। तो दैट इज वेपर डेंसिटी ऑफ सिंगल गैस। अब ध्यान सुनना, एक तो ये फॉर्मूला ऑफ वी डी इज इक्वल्स टू m/2। तो अगर कोई भी सिंगल गैस दे रखी हो तो उसकी हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी, तो उसके गैस के मास डिवाइड बाई 2 करना है। और कई बार इस तरीके से भी दे देता है कि सिंगल गैस की जगह मिक्सचर ऑफ गैसेस दे दे। अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर वो दे दे और वेपर डेंसिटी पूछे, एक कंटेनर में A B C D 4 गैस डाल दी और अलग अलग उनके क्या दे दिए, मोल्स दे दिया, जो भी दे दिया, वेट दे दिया, मास दे दिया, और पूछा है कि इस कंटेनर में जितने भी गैसेस हैं उनकी उन सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस का हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी हमें पता है कि जो भी गैस है उसका मास डिवाइडेड बाय जिस भी गैस के रेस्पेक्ट में, या फिर डिवाइड बाय 2 अगर नहीं दे रखा तो हाइड्रोजन का। उसी तरीके से अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो मास की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए हमने पढ़ा था, ठीक है, टॉपिक एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स के लिए होता है और एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए होता है। तो अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस दे रखी है तब यहाँ मास किसका आ जाएगा, जो गैसेस का मिक्सचर है उनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला, ठीक है, मॉडिफाइड होकर वी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AMM डिवाइडेड बाई 2, दैट इज वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर सिंगल गैस है तो हम सिंगल गैस का मास डिवाइड बाई 2 करेंगे, और मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा तो उनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। और AMM का मतलब क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये बात कर चुके हैं कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर हमें कैलकुलेट करना है मिक्सचर ऑफ गैसेस का, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब उन सारे गैसेस का मिला के टोटल मास न्यूमरेटर में और टोटल मोल सारे गैसेस के मिला के डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने थ्योरेटिकल करी है अभी तक। डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी को हमने बोला सिंपली एक एब्सोल्यूट डेंसिटी जो आज तक हम पढ़ते हुए आए। फिर रिलेटिव डेंसिटी हमेशा क्या होता है, दूसरे कंपाउंड के या दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए हम अलग निकालते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो वेपर डेंसिटी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड के केस के अंदर किसी भी दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में जो हम निकालते हैं और वो सब्सटेंस गिवन नहीं हो तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसिडर कर लेते हैं, वाटर। और वाटर के रेस्पेक्ट में जब भी हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो उससे हम नाम दे देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेम इसी तरीके से गैस के रेस्पेक्ट में हम रिलेटिव डेंसिटी जब निकालते हैं तो गैस के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिलेटिव डेंसिटी हमारे नाम जो है वो चेंज होकर वेपर डेंसिटी हो जाती है। और अगर वो गैस गिवन नहीं हो तो गैस बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस। दूसरी बात कि इसमें जो वेपर डेंसिटी, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वेपर डेंसिटी में बनते हैं, डेंसिटी
सॉलिड लिक्विड के लिए कम ही पूछा जाता है, गैसेस के लिए पूछा जाता है। और ये जो वेपर डेंसिटी है ये जनरली किसके लिए पूछा जाता है, ठीक है, गैसेस के लिए पूछा जाता है वेपर डेंसिटी के फॉर्म में। तो फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट रिड्यूस होके, ठीक है, मास ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय मास ऑफ गैस 2 हो जाता है, m1/m2 हो जाता है। और अगर गैस का मास, सेकंड गैस का मास अगर गिवन नहीं है या वो गैस मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या मान लेंगे, हाइड्रोजन गैस। अब इसमें हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें देखा है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, विद रेस्पेक्ट टू CH4 गैस दैट इज मीथेन गैस। ठीक है, तो जल्दी से, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो हमने अभी तक पढ़ा उसी की एप्लीकेशन है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आई होप कई लोग सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन लिया मैंने पहला। तो हमें SO2 गैस का क्या कैलकुलेट करना है, वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू मीथेन गैस। तो दोनों गैस हमें मेंशन कर रखी। पहली गैस तो वो जिसका हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, और किसके रेस्पेक्ट में, मीथेन गैस, वो भी हमें गिवन दे रखा है। तो हमें पता है कि अगर हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है दो गैसेस का, तो उनका क्या पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वही कैलकुलेट कर लेते हैं, मास ऑफ SO2 गैस। ठीक है, तो SO2 में दिक्कत ये आ रहा होगा कि सल्फर का, ठीक है, सल्फर का मास, ठीक है, तो सल्फर का मास कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 2 इंटू 16। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16, तो दो का कितना हो जाएगा 2 इंटू 16। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 32 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 64 ग्राम। ये तो किसका आ जाएगा, मास ऑफ SO2। इसी तरीके से मास ऑफ CH4 और मीथेन गैस हमें कैलकुलेट करना है। तो एक कार्बन का मास, कार्बन एटम का मास 12 प्लस 4 हाइड्रोजन एटम का मास इंटू एक हाइड्रोजन एटम का मास 1, तो 4 इंटू 1, तो 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा 16 ग्राम। सही है। और वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना होगा, मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ CH4। तो मास ऑफ SO2, ठीक है, तो मास ऑफ SO2 कितना हो जाएगा, हमने कैलकुलेट कर ही लिया, 64 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। तो जल्दी से कॉपी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 गैस। ठीक है, तो जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके इसको भी कैलकुलेट कर लें, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब हम बोल रहे हैं कि वेपर डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है CO2 गैस की, तो यहाँ पर सिर्फ और कुछ मेंशन नहीं करा, सिर्फ बोला कि वेपर डेंसिटी बतानी गैस का नाम। तो अगर जो दूसरी गैस हमें गिवन नहीं है, तो अब उस दूसरी गैस को जो गिवन नहीं है बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हमें पता है वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो दो गैस होनी चाहिए, एक जिसके हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और दूसरी वो गैस जिसके रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करनी है। तो वो गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मान लेंगे, हाइड्रोजन। तो आई थिंक सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो सबसे पहले मास ऑफ CO2 गैस इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 इंटू 16, तो 12, ठीक है, कार्बन का मास, और 16 किसका, ऑक्सीजन का मास। तो 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44 ग्राम। इसी तरीके से हमें जो दे नहीं रखा है, तो मास ऑफ H2 गैस निकाल लें हम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसे ही मानना है। तो 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 ग्राम। तो वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 गैस इज इक्वल्स टू मास ऑफ CO2 गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2 गैस
44 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाता है 22, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखना, मैंने बोली नहीं अभी तक, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। और ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है, दो डेंसिटी का रेशियो है। तो ऊपर डेंसिटी की जो यूनिट होगी नीचे डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, सेम होगी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी बोल दूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दूँ, वेपर डेंसिटी बोल दूँ, इन सब की जो वैल्यू है वो क्या होगी, यूनिटलेस, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग 5 moles of O2 and 5 moles of N2 with respect to helium gas, ठीक है। अब ठीक है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से और समझें क्या कह रहा है, और फिर इसको सॉल्व करें जल्दी से। फिर से बोल देता हूँ, कैलकुलेट वीडी वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग 5 moles ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 moles ऑफ नाइट्रोजन विद रेस्पेक्ट टू हीलियम गैस। ठीक है, आई थिंक कुछ लोग कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, और मैंने जो भी अभी थ्योरेटिकल पढ़ाया है, ठीक है, उसी पे बेस्ड है, कुछ अलग से नया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये है मिक्सचर ऑफ गैस का, एक सैंपल दे रखा है, उसमें दो गैस मिक्स है, एक तो है ऑक्सीजन गैस और एक कौन सी है, नाइट्रोजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस के 5 मोल्स दे रखे और नाइट्रोजन गैस के भी हमें क्या दे रखे, 5 मोल्स दे रखे। तो गैस, एक गैस का मिक्सचर है, उसका एक सैंपल है, ठीक है। तो दोनों गैस का मिक्सचर का सैंपल है, तो उस सैंपल का या उस मिक्सचर ऑफ गैस का हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेपर डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू हीलियम गैस, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ऐसा नहीं हर बार हाइड्रोजन मान लो 2 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना क्या पूछा है। तो कहीं पे दे रखा होगा, कहीं पे नहीं दे रखा होगा, बस ये छोटी छोटी चीज़ें ही जल्दबाजी के अंदर हम क्या करते हैं, गलत कर पाते हैं। बाकी क्वेश्चंस इतने कोई टफ नहीं आते, ठीक है। वो बस आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक होती है इसमें। तो यहाँ पे हीलियम गैस हमें दे रखी है। तो अब वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो अभी मैंने बताया था मिक्सचर ऑफ गैस के लिए वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या, हीलियम गैस। तो पहले तो हम क्या कैलकुलेट कर ले, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया था अभी भी और लास्ट कुछ लेक्चर में भी, कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ ऑल गैसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है। तो पहले हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मास ऑफ, एक तो हमें चाहिए होगा ऑक्सीजन, तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि दो एटम है, 2 × 16, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। फिर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो 2 × 14, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। एंड मास ऑफ हीलियम, ठीक है, ये कितना होता है 4 ग्राम। ये हम सब चीज़ें याद कर चुके हैं, मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि 1 से लेकर 20 तक के मास आप याद कर ले, वो कई बार गिवन नहीं होते, ठीक है, उससे अलग होंगे तो दिए हुए होंगे, लेकिन फिर भी याद कर ले तो कैलकुलेशन भी ईजी और फास्ट हो जाएगी। फिर मोल्स, ठीक है, एन, मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल्स ऑफ O2 हमें कितने दे रखे, 5, एंड मोल्स ऑफ N2 ये भी हमें कितने दे रखे, 5, दोनों के 5 मोल्स दे रखे। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, समेशन ऑफ NiMi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Ni। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल मास ऑफ गैसेस मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, Ni, दो आई का मतलब फर्स्ट सेकंड 1 2 3 ABCD कुछ भी बोल दो, जितने भी हमें कंपाउंड दे रखे, तो 2 दे रखे, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ नाइट्रोजन N2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ N2, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ हमें गिवन दे रखी है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, 5 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस
5 मल्टीप्लाई बाय 28 और 5 + 5, ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 10। तो इसको कैलकुलेट कर ले, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 30 ग्राम। तो एवरेज मोलर मास आ गया। तो एवरेज मोलर मास आ गया तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल। और सैंपल एक्चुअल में है क्या, दो गैसेस का मिक्सचर है, O2 और N2 का। तो एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम। तो एवरेज मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 30, और मोलर मास ऑफ हीलियम हमें पता है कितना होता है 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा तो 7.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कई लोगों ने बिल्कुल सही करा होगा, और जो लोग नहीं कर पा रहे हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो हम वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर फेस टू फेस और लाइव इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इंटरेक्शन बिल्कुल वैसा हो। क्या क्या आपके डाउट्स आपके माइंड में आ सकते हो, क्या क्या आप फील कर रहे होंगे, क्या क्या आपको तकलीफ हो रही होगी सॉल्व करने में या समझने में, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं, क्योंकि फेस नहीं दिख रहा है इसमें, सिर्फ आवाज़ दिख रही है और मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है, तो दोनों को सिंक करके, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक एक चीज़ जो मैं बोलता हूँ, ठीक है, कई बार जल्दी जल्दी में कुछ हो सकता है गलत में निकल जाए, लेकिन मैं फिर भी रिकरेक्ट करता हूँ दोबारा, बार बार इसीलिए बोलता हूँ मैं, ताकि बार बार सुनोगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कन्फ्यूज नहीं रहोगे, ठीक है। तो ध्यान से सुने जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो इसको जल्दी से कॉपी करें और एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। ठीक, आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखिए जल्दी से। क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो देखने में तो ध्यान रखना, ये लिखा है 5.6 लीटर एट STP। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया है, वेपर डेंसिटी गैस की पूछी गई है, लेकिन कुछ डेटास डायरेक्ट नहीं दे रखे। तो यही आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, और समझना है कि क्या हमें चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन दे रही है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें, फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कई लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। कई लोगों ने काफ़ी, ठीक है, पूरा सॉल्व कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा जिन्होंने कर लिया होगा, मतलब पीछे के लेक्चर्स भी उनको क्लियर होंगे और उनको साथ के साथ पढ़ते और समझते चल रहे होंगे। कुछ लोग आधा ही पहुंच पाए होंगे, ठीक है, आधे ही पार्ट तक समझ पा रहे होंगे कि आधे ही इन्फॉर्मेशन हम निकाल पाए, तो वो पीछे के लेक्चर्स को ध्यान से नहीं देखा होगा उन्होंने, और ना ही उनको वो चीज़ें याद होगी, इसलिए थोड़ी तकलीफ आ रही होगी। तो चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो पीछे के लेक्चर ऐसा नहीं है पढ़ा और भूल गए, वो रिलेट करता हुआ आगे चलता है, इसलिए एक सीक्वेंस में हम पढ़ाते हैं ताकि सारी चीज़ें रिलेट होते हुए हम आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पीछे के लेक्चर्स दोबारा देखें, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें जो भी मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, और उनको ध्यान से समझें। तो यहाँ पर हमें देखो सबसे बड़ी बात है कि गैस नहीं दे रखी, एक अननोन गैस दे रखी, ठीक है, साफ लिखा 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर STP, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो उस गैस की VD वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी, और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला सिंपल सा एक ही है कि जिस गैस के वेपर डेंसिटी निकालना है उसका क्या मोलर मास पता होना चाहिए हमें, डिवाइडेड बाय जिस गैस के रेस्पेक्ट में। तो एक चीज़ तो यहाँ पर अच्छी होगी कि हमें कोई गैस दे नहीं रखी जिसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट वो दूसरी गैस जो डिनोमीटर में लिखते हैं वो क्या हो गई, हाइड्रोजन H2 गैस, मतलब उसकी वैल्यू डिवाइड बाय क्या करना है, सिर्फ डिनोमीटर में 2 लिखना है। अब सारा जो काम है इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ मोलर मास ऑफ गैस, जो अननोन गैस है उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। गैस का नाम या फॉर्मूला देता है तब तो ये सब इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती नहीं, हम डायरेक्ट मोलर फॉर्मूले का देख के और कैलकुलेट कर लेते। तो अब उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें दे रखा है एक तो उसका वेट 16 ग्राम है, जो भी गैस है उसका 16 ग्राम हमने लिया, और वो जो 16 ग्राम गैस है वो 5.6 लीटर ऑक्यूपाई कर रही कहाँ पर, STP पे, ठीक है। तो आई होप यहाँ से भी आप कुछ लोगों को हिंट मिला होगा कैलकुलेट करने में थोड़ा सा
समझने में थोड़ा सा उनको आसानी हुआ होगा कि हाँ कुछ बोलने से मेरे समझ में आई होगी ताकि इन्फॉर्मेशन निकल गई। फिर भी नहीं आए तो देखिए इसको, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। और मोलर मास कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पीछे हमने जो अभी तक पढ़ा है उसी को मैं रिलेट करते हुए बता रहा हूँ। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो चीज़ दे रखी है, एक तो दे रखा है मास ऑफ गैस हमें दे दिया 16 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दे दिया हमें 5.6 लीटर। अब हमने क्या है, मोल्स के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं अभी तक 3, और तीसरा फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है, मैंने बोला था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, गैस के लिए। ठीक है, तो गैस के लिए जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो फॉर्मूला क्या था, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। 22.4 इसलिए लिया क्योंकि हमें जो वॉल्यूम दे रखा है गिवन वो भी लीटर में, अगर ml में होता तो मैं 22400 लेता। तो यहाँ से मोल जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से मुझे पता लग गया इस गैस के मोल्स कितने होंगे। अब मोल्स मुझे पता लग गए और वेट मुझे इसका दे रखा है, तो क्या मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल हाँ। ठीक है, कई लोग अब बिल्कुल क्लिक कर रहा होगा उनको कि कैसे फॉर्मूले को रिलेट करना है। सेम इसी तरीके से मोल का एक और फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला भी इसको बनाया था। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो यहाँ पर मोल तो हमें पता लगे कि गैस के कितने होंगे 1/4, गिवन वेट हमें कितना दे दिया 16 ग्राम, तो मास, मोलर मास ऑफ गैस को मैंने m लिख दिया सिंपल। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे m को, तो मोलर मास ऑफ गैस 16 इंटू कितना 4, तो कितना आ जाएगा 64 ग्राम। बस अब मोलर मास आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने में। तो वेपर डेंसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मुझे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2 गैस, क्योंकि हमें क्या है, गैस दूसरी गैस दे नहीं रखी जिसके रेस्पेक्ट निकालना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से Vd की वैल्यू, ठीक है, वेपर डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 32। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम जो नई चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें पुरानी चीज़ों का यूज़ नहीं होगा। मोल कॉन्सेप्ट ने, ठीक है, इस चैप्टर में स्पेसिफिक, ठीक है, हर चीज़, हर पुरानी चीज़ आगे रिलेट करते हुए चली जाएगी, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। हाँ, छोटे जैसा अभी हमने नया क्या पढ़ा, वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल से उसका फॉर्मूला पढ़ लिया। लेकिन अब वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करवाने के लिए वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ करवा सकता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करवा सकता है, तो पीछे जो भी हमने पढ़ा है उन सब की उतनी ही इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा नहीं है तुम स्पेसिफिक टॉपिक उठा के कोई पढ़ लोगे तो तुम्हें सब कहीं से भी समझ में आएगा, नहीं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ोगे, समझोगे, तभी चीज़ें क्लियर रहेगी। तो आई होप आज का जो लेक्चर था डेंसिटी और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस पर हमने बात करी, और इन सब में जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस पे तुम्हें मॉड्यूल शीट्स और एग्जाम में वेपर डेंसिटी पे मिलेंगे। तो इसको एक बार फिर से देखें और क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लें। थैंक यू।